गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चौथा चैप्टर रासायनिक बल गति की यानी कि केमिकल किनेटिक्स। अब यहाँ पर समझिएगा, बहुत सारी अभिक्रियाएं क्या होती है, तीव्र गति से होती है और बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं मंद गति से होती है। तो ये प्रतिक्रिया का गति किस प्रकार से होगा उसका अध्ययन हम जिस विज्ञान में करेंगे उसी विज्ञान का नाम क्या है, रासायनिक बल गति की। तो यहाँ पे देखिएगा, रासायनिक बल गति की रसायन विज्ञान का एक ऐसा शाखा है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के गति, अभिक्रियाओं के होने वाले प्रक्रिया और उन कारकों का अध्ययन करेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करेगा। यानी एक एग्जांपल समझिएगा कि हमने बेरियम क्लोराइड ले लिया और इसमें जैसे ही H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को डालेंगे, बस तुरंत दम क्षण भर में ये जो है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाएगा और उसके साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा और संतुलित बाद में कर लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये वाला जो रासायनिक अभिक्रिया है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, कि जैसे ही बेरियम क्लोराइड में H2SO4 डालेंगे फटाक से बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो ये एक हो गया। दूसरा, अगर हम जंग लगना देखें, जैसे लोहे को अगर हम खुली हवा में छोड़ दे तो हवा के ऑक्सीजन से जलवाष्प से अभिक्रिया कर करके वो जंग लग जाता है। तो ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होता है। लोहा में जंग क्या होगा, बहुत देर के बाद लगेगा। तो जो अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से हो रहा है, जैसे इसको देखिए, या जो अभिक्रिया बहुत मंद गति से हो रहा है, उसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में नहीं करने वाले। वैसा अभिक्रिया जो मध्यम गति से होगा, ना तो ज्यादा तीव्र और ना तो ज्यादा धीरे, उसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। यानी यहाँ देखिएगा, अत्यंत तीव्र गति से होने वाली प्रतिक्रिया या फिर अत्यंत मंद गति से होने वाली प्रतिक्रिया के गति का अध्ययन हम इस शाखा के अंतर्गत यानी कि रासायनिक बल गतिकी में नहीं करेंगे, बल्कि वैसा प्रतिक्रिया जो मध्यम गति से होता है, ना ज्यादा धीरे ना ज्यादा तेज, तो उसका ही अध्ययन हम इसमें कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हो रहा है तो उसका दर हम कैसे निकालेंगे। तो एक चीज यहाँ पर बेसिक चीज देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक हम समीकरण यहाँ पर लिखते हैं H2 + O2 और यहाँ बनता है H2O। संतुलित कर लेते हैं, ये 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, संतुलित हो गया। अब देखिए, इधर है हाइड्रोजन और इधर है ऑक्सीजन और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इसको बनाना है जल। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। या इसको बोलेंगे प्रतिकारक। जो पदार्थ यौगिक बनाने में या नया पदार्थ बनाने में भाग लेगा उसको बोलेंगे अभिकारक या प्रतिकारक, और जो बनने वाला है उसको बोलेंगे प्रतिफल या बोलेंगे उत्पाद। तो ये बेसिक चीजें याद रखिएगा। अब तो समझिए, अगर हम शुरू में देखें, ध्यान दीजिएगा, शुरू में देखें कि यहां पर मान लीजिए कि दोनों मिला करके, समझने के लिए बोल रहे हैं, दोनों मिला करके हम 100 ग्राम लिए, तो शुरू में जल कितना रहेगा, 0। अब कुछ समय के बाद रासायनिक अभिक्रिया हुआ, मान लीजिए कि हमने 10 मिनट के बाद देखा, तो 10 मिनट के बाद हम क्या देखते हैं कि इधर कुछ जल मान लीजिए बना, मान लीजिए कि इधर 50 ग्राम जल बन गया, तो इधर अब ये कितना बचेगा, 50 ग्राम। कुछ समय के बाद जब ये अभिक्रिया पूरा हो गया होगा तो इधर अब ये हो गया 0 और ये हो गया 100 ग्राम। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जब प्रतिक्रिया संपन्न होगा तो प्रतिकारक के सांद्रण में कमी होगा और प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ई वाला कम होगा और ई वाला बढ़ेगा, ज्यादा होगा। जैसे इसको आप सिंपल उदाहरण समझिए, हम लोग दूध से दही बनाए, दूध में जोरन डाल दिए, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे से दूध समाप्त होगा और दही हमको मिलता जाएगा, और लास्ट में जब पूरा जम जाएगा तो दूध क्या हुआ, गायब, अब हमको दही मिलेगा। वही चीज यहाँ पर है कि प्रतिकारक खत्म होगा और प्रतिफल मिलेगा। अब मान लीजिए, ध्यान समझिएगा छोटू, मान लीजिए कि ये 100 ग्राम समाप्त होने में मान लीजिए कि 10 मिनट लगा, तो प्रतिक्रिया का गति कितना है, देखो, बस प्रतिक्रिया गति यही है कि प्रतिकारक के सांद्रण में होने वाले कमी या फिर प्रतिफल भी 100 ही बन रहा है ना। अच्छा, ये कमी निकालेंगे तो माइनस करके निकालेंगे, और अगर प्रतिफल निकालेंगे तो प्लस करके निकालेंगे। तो प्रतिक्रिया, अच्छा फिर से एकांक समय क्यों लगाए, क्योंकि नीचे में देखिए टाइम से दिया है ना, 10 मिनट दिए थे। तो एकांक समय में प्रतिकारक के सांद्रण में होने वाली कमी या फिर प्रतिफल के सांद्रण में होने वाले वृद्धि को प्रतिक्रिया का गति कहा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
शॉर्ट टाइम में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अंग समय में प्रतिकारक के साधारण में होने वाले कमी या प्रतिफल के साधारण में होने वाले वृद्धि को ही हम क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया का गति बोलेंगे। अब एकांक समय इसलिए, जैसे यहाँ पर देखिए समझिए, मान लीजिए कि 10 मिनट में कितना प्रतिफल बना? 100 ग्राम। तो 1 मिनट में कितना बना होगा? 100/10 यानी 10। तो यही जो 10 आया, 10 क्या आया? प्रति मिनट। 10 1 मिनट में 10 ग्राम बना होगा, फिर 1 मिनट में 10 ग्राम, 1 मिनट में 10 ग्राम, अब 10 मिनट में हो गया 100 ग्राम। तो यही 10 ग्राम प्रति मिनट, 10 ग्राम प्रति मिनट ही आपका क्या है? प्रतिक्रिया का गति है। उसी प्रकार से अगर हम इसके लिए निकाल लें प्रतिकारक के लिए, तो प्रतिकारक के साधन में क्या होगा? कमी होगा। तो अभी यहां पर हम लिखेंगे कि 10 मिनट में 100 कम हो गया, तो माइनस कर लीजिए। तो ये -10 ग्राम प्रति मिनट, नहीं 1 मिनट में 10 ग्राम कम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम इसको इस रूप में नहीं लिख करके, यदि समय अंतराल को हम डेल्टा टी मान लें, जैसे उसमें 10 मिनट ले रहे थे, और पदार्थ का x मोल प्रतिक्रिया करता है डेल्टा x, या फिर प्रतिफल का डेल्टा x मात्रा बनता है, तो प्रतिक्रिया का गति कितना निकालेंगे? तो प्रतिक्रिया का गति होगा डेल्टा x बटा डेल्टा टी। ऐसा करिए, यहां तक पहले नोट कीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। चलिए यहां देखिएगा, अगर हम कोई विशेष प्रतिक्रिया को ले लें, यानी जैसे एक प्रतिकारक है R यानी रिएक्टेंट, और एक प्रतिफल बनाता है P यानी कि प्रोडक्ट, तो इसका हम प्रतिक्रिया का गति कैसे निकालेंगे? प्रतिक्रिया गति कह लीजिए या प्रतिक्रिया का दर कह लीजिए। तो प्रतिक्रिया का गति या दर क्या होता है? प्रतिकारी के साधन में होने वाला कमी और प्रतिफल के साधन में होने वाला वृद्धि, और भी कैसा? एकांक समय में। तो परिवर्तन के लिए डेल्टा किसका? R यानी कि प्रतिकारक का, और ये जो बड़ी ब्रैकेट है उसको सांद्रण को दर्शाएगा। बड़ी ब्रैकेट किसको दर्शाएगा? सांद्रण को। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये हुआ प्रतिकारी का सांद्रण में होने वाले परिवर्तन, और दर के लिए समय से क्या दे दिया है? भाग, और प्रतिकारी है तो क्या होगा? कमी होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। इसका उल्टा प्रतिफल में क्या होगा? वृद्धि, तो प्लस डेल्टा सांद्रण प्रतिफल का बटा डेल्टा टी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया प्रतिक्रिया का दर या प्रतिक्रिया के गति के लिए, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहां देखिए, ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिकारी का सांद्रण कम होगा। प्लस चिन्ह क्या बताता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिफल का सांद्रण भी बढ़ेगा। बस ये चीज, और कोई चीज नहीं। देखिए यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बतलाता है कि समय के साथ प्रतिकारक के सांद्रण में कमी होगा, जबकि धनात्मक चिन्ह यह बताएगा कि समय के साथ प्रतिफल बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि समय एकदम बहुत कम हो, ध्यान देगा, ये जो टाइम हम लोग लिए डेल्टा टी, ये मान लीजिए कि 0 की ओर अग्रसर, इसको क्या पढ़िएगा? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी जो है, यानी कि समय जो है वो परिवर्तनशील है, लेकिन कैसा परिवर्तनशील है? 0 की ओर बढ़ रहा है। अगर समय 0 की ओर बढ़ेगा तो समय तो बहुत बुट्टी को एकदम छोटा हो जाएगा। तो अगर समय बहुत छोटा होगा तो डेल्टा एक्स यानी कि प्रतिकारी या प्रतिफल के साधन में भी कमी बहुत छोटा सा होगा। तो वहां पर प्रतिक्रिया का तात्क्षणिक गति निकलेगा dx बटा dt। ध्यान दीजिएगा, जब भी डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा तो डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाएगा dt में, और डेल्टा एक्स कन्वर्ट हो जाएगा dx में। तो ये जो प्रतिक्रिया का गति अभी हम लोग देख रहे थे डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, यही कन्वर्ट होके बनेगा dx बटा dt। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिएगा कि इसलिए प्रतिक्रिया का तात्क्षणिक गति, कौन सा प्रतिक्रिया का तात्क्षणिक गति? ये बड़ा प्रतिक्रिया का, जिसका रिएक्टेंट R है और प्रोडक्ट P है। तो जहां जहां डेल्टा है वहां पर हम क्या कर देंगे? D कर देंगे। क्या होगा? क्योंकि टाइम T की ओर अग्रसर है, तो जो टाइम डेल्टा T था वो हो गया dt, तो जो डेल्टा R था वो हो गया dr, जो टाइम डेल्टा T था वो हो गया dt, और जो डेल्टा P था वो हो गया dt। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि डेल्टा T की ओर अग्रसर है। अब ये चीज और देख लीजिएगा कि अगर हम समय और प्रतिकारक के साधन के बीच का ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा? देखिए, अब ऐसा क्यों मिला इसको जरा समझिएगा बात को। इस ग्राफ का विश्लेषण यहाँ पर करते हैं, उसके बाद इसको बनाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए, मान लीजिए कि इस तरफ टाइम बढ़ रहा है और इस तरफ मान लीजिए कि प्रतिकारक बढ़ रहा है, रिएक्टेंट, इधर क्या बढ़ रहा है? टाइम। अब मान लीजिए कि ये टाइम 0 है। अगर टाइम 0 है, प्रतिक्रिया अभी शुरू नहीं हुआ है, तब उस समय प्रतिकारक क्या होगा? ज्यादा मात्रा में कि कम मात्रा में? ज्यादा मात्रा में होगा। समझिए बात को। अगर मान लीजिए कि यहाँ H2 है प्लस O2 है,
बना H2O, संतुलन संतुलन होते रहेगा बाद में। ई मान लीजिए ई प्रतिकारक है और ये क्या है, प्रतिफल है। तो जब प्रतिक्रिया भी शुरू नहीं हुआ या शुरू होने के मतलब होने वाला ही रहेगा, यानी टाइम अभी 0 है, तब ई तो पूरा रहेगा, ई तो अभी 0 रहेगा तो बनबे नहीं करेगा। तो ई मान लीजिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में है, ई हाई लेवल पर है। जब टाइम 0 है तो ये कितना पर लेवल पर है, हाई लेवल पर है। तो ये हो गया R0। अब टाइम कुछ बीता, टाइम 1 यानी कि टाइम मान लीजिए कि 1-2 मिनट बीता, तो ये कमेगा कि बढ़ेगा, ये कमेगा और बढ़ेगा। अब ये कम होके मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये अब हो गया साधन कहाँ, 1 टाइम पर। कुछ टाइम और बीता, ये और कम होगा कि बढ़ेगा, और कम होगा। और जब टाइम पूरा, प्रतिक्रिया पूरा टाइम ले लिया, तो ये तो 0 हो जाएगा, वो पूरा 100% बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जब टाइम मान लो यहाँ पर T3 आया, टाइम बढ़ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे, देखो 0 पर यहाँ है, 1 के लिए यहाँ पर है, फिर 2 के लिए यहाँ पर है और 3 तो यहाँ पे आ गया। तो इसका ग्राफ देखिए इस प्रकार से, मान लो यहाँ, चलो T को यहाँ ले आते हैं, चलो यहाँ पे आ गई। तो ग्राफ देखिए इस प्रकार का बनेगा। तो सीधा रेखा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, तिरछा कर्व बनेगा, वक्र बनेगा। वक्र क्यों बना तो समझिए, शुरू का जो 1 मिनट होगा उसमें ये ज्यादा खर्च होगा और ये ज्यादा बनेगा। फिर अगला जो 1-2 मिनट होगा उसमें ये कम में खत्म होगा और वो कम बनेगा। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जो चीज जितना ज्यादा अमाउंट में रहेगा उतना ज्यादा खर्च भी होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पॉकेट में 1000 रुपया है, तो खर्चा भी उसी हिसाब से करिएगा। अब मान लो खर्चा करते 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 10 रुपया 20 रुपया बच गया, नहीं हो 10-20 रुपया रख लेना बचा के, कम खर्चा कीजिएगा। तो जितना ज्यादा अमाउंट, खर्चा का दर भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो शुरू में खर्च ज्यादा होगा तो ज्यादा कम हो गया, फिर कुछ कम, फिर बस समझ में आया। तो ग्राफ भी ये इस तरह से खींच लीजिएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, आज यहाँ तक ही नोट करेंगे। हाँ, बाकी जो है सोमवार को शुरू होगा। तो ऐसा करिए, यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और केमिस्ट्री का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।